हेलो गाइस, हम लोग एल्कीन एल्केन फिनिश कर लिए थे। तो अब हम लोगों के पास जो अगला टॉपिक आता है वो एल्कीन का आता है। एल्कीन आज ही पूरा फिनिश कर लेंगे हम लोग। तो एल्कीन सिंपल आपको पता होगा कि जिनमें कार्बन कार्बन द्विबंध उपलब्ध होंगे उनको हम लोग एल्कीन कहेंगे। यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध उपस्थित रहता है, ऐसे हाइड्रोकार्बनों को हम लोग एल्कीन के नाम से जानते हैं। यानी कार्बन कार्बन द्विबंध युक्त जो हाइड्रोकार्बन हैं वो एल्कीन की श्रेणी में रखे जाएंगे। कुछ कॉमन सी बातें हैं जो हम लोग जानते भी हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। एल्कीन में कार्बन परमाणु पर कौन से, वो भी द्विबंध वाले कार्बन परमाणु पर, केवल द्विबंध वाले, जो द्विबंध से जुड़ा है। कार्बन परमाणु पर sp2 संकरण होगा। sp2 संकरण पाया जाता है। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि जो द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु है एल्कीन में, तो द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु पर sp2 संकरण पाया जाता है। एल्केन में हमने बताया था sp3 होता है, तो यहाँ पे sp2 संकरण होगा। बॉन्ड एंगल आप लोगों को पता भी है कि जो बॉन्ड एंगल यानी जो आबंधन कोण है, आबंधन कोण जिसको हम लोग बॉन्ड एंगल कहते हैं, तो वो 120 डिग्री का होगा। ठीक है। दूसरा, इनका एक दूसरा नाम ओलिफिन भी है। इनको ओलिफिन के नाम से जाना जाता है। और एक बात और ध्यान रखना है, जहाँ पर भी द्विबंध होता है, आपको पता सबको है, द्विबंध में एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। ये इतना एक सिंपल सा डिस्क्रिप्शन था जिसको आपको केवल इतना ही ध्यान देना है कि जो एल्कीन होते हैं कार्बन कार्बन द्विबंध युक्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी कार्बन कार्बन द्विबंध युक्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन कहलाएंगे। द्विबंध युक्त वाले कार्बन परमाणु पर sp2 संकरण होगा। जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो 120 डिग्री का होगा। और यहीं पर इनका दूसरा नाम ओलिफिन भी होता है। एल्कीन को दूसरे नाम ओलिफिन के नाम से भी जाना जाता है। और द्विबंध में एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब एल्कीनों में थोड़ी सी समावयवता की बात कर लेते हैं। तो एल्कीनों में समावयवता, एक तो श्रृंखला होगी ही, स्थान समावयवता और क्रियात्मक समूह समावयवता पाई जाती हैं। तो पहले हम लोग देख लेंगे कि समावयवता कौन कौन सी होगी। इसीलिए समावयवता पढ़ चुके हो तो जल्दी से ख़त्म हो जाएगी, 1 मिनट में ही बता देंगे आपको। एक होती है श्रृंखला समावयवता। तो श्रृंखला समावयवता में कुछ करना नहीं है, हमको कार्बन श्रृंखला चेंज कर लेनी है। एक समावयवता जो होती है वो श्रृंखला समावयवता है। और अगर श्रृंखला समावयवता को आप देखोगे तो इसमें केवल एक ही काम आपको बदल देना है, कार्बन श्रृंखला बदल देनी है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है। कार्बन श्रृंखला को केवल चेंज कर देना है। और कार्बन श्रृंखला को कैसे चेंज करेंगे तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक एग्जाम्पल से केवल सीखेंगे। छोटे वाले एल्कीन जो होंगे वो श्रृंखला समावयवता शो नहीं करेंगे। इसके लिए बड़ी एल्कीन्स का होना आवश्यक है। तो अभी क्या करते थे हम लोग कि इतने में आप कुछ नहीं कर रहिएगा, यहाँ पे केवल इतने कार्बन में एक कार्बन निकाल करके साइड चेन पे लेके चले जाइए। ये वाला कार्बन निकालिए, यहाँ पे इसके साथ साइड चेन पे ले आइएगा, तो ये इस तरह से बन जाएगा। ये देख लीजिएगा, ये चेन आइसोमेरिज्म है, श्रृंखला समावयवता।
तो ये चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जो कार्बन की चेन होती है केवल उसको हम लोग पार्श्व श्रृंखला में चेंज कर लेते हैं, यानी कार्बन की चेन को हम लोग साइड चेन में लगा लेते हैं और कार्बन की श्रृंखला को चेंज कर लेते हैं, और कार्बन की श्रृंखला को चेंज करने पर जो समझौता बन जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, चेन आइसोमेरिज्म यानी श्रृंखला समझौता कहते हैं। दूसरा इसका जो पार्ट है वो स्थान समवयवता का है। स्थान समवयवता मीन्स होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो स्थान समवयवता देख लेंगे, दूसरी समवयवता जो होगी इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म इसमें कुछ होगा नहीं, एक ही मिनट में देख लीजिएगा। द्विबंध का स्थान बदल जाता है, केवल थोड़ा सा काम है आपको, देखिए द्विबंध का स्थान बदल जाएगा। बस केवल इतना पार्ट है। ये देखिए अगर इसको बनाएंगे आप तो ब्यूटीन है, लेकिन एक नंबर के बाद आप देखिए डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये 1 ब्यूटीन बनेगा। और इसको उठा के यहाँ बीच में लगा सकते हैं, तो आप देखिएगा तो ये इस तरह हो जाएगा। और ये हो गया आपका 2 ब्यूटीन। अब ध्यान से देख लीजिएगा तो आप जान जाएंगे ये पोजीशन आइसोमेरिज्म है, स्थान समवयवता है। अभी आप द्विबंध के जगह को केवल बदलना है। यहाँ पे 1 नंबर के बाद द्विबंध लगा हुआ था और इसमें हमने क्या किया है, इसको उठाया, यहाँ पे डबल बॉन्ड शिफ्ट किया, यहाँ पे ये 2 नंबर पे हो गया। तो स्थान समवयवता में आपको क्या करना है, श्रृंखला समवयवता में कार्बन श्रृंखला बदल जाएगी। स्थान समवयवता में क्या होगा कि जो द्विबंध का स्थान है, पोजीशन है, वो केवल बदल जाएगी, यानी अणुसूत्र सेम रहेंगे, संरचना सूत्र में बदलाव होगा। और वो बदलाव इस तरह का होगा कि जो द्विबंध है उसका प्लेस बदल जाएगा। यहाँ पे 1 नंबर के बाद द्विबंध है, यहाँ पर जो द्विबंध है वो 2 नंबर के बाद हो जाएगा, और इस तरीके से यह स्थान समवयवता आपकी बन जाएगी। तीसरी एक आती है क्रियात्मक समूह समवयवता। ज़्यादा कठिन नहीं है क्रियात्मक समूह समवयवता, वैसे तो एल्कीन्स में होती कम है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा कि इसमें क्रियात्मक समूह समवयवता भी बन जाती है। और वो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी मैं बात बता रहा हूँ आपको, आप देख लीजिएगा। जो एल्कीन है, पहले मैं लिख देता हूँ, क्रियात्मक समूह समवयवता, और इसमें कुछ नहीं करना है। जो एल्कीन है वो चक्रीय एल्केन में बदल जाते हैं। बस केवल इतना पार्ट है, एल्कीन कन्वर्टेड इनटू साइक्लिक एल्केन, बस केवल इतना। एल्कीन चक्रीय एल्केन में बदल जाएंगे। एक एग्जांपल मैं आपको दिखा दूंगा, आप जान जाएंगे। ये प्रोपीन है, और ये चेंज हो जाएगा साइक्लिक कंपाउंड में इस तरीके से। इस तरीके के कंपाउंड में चेंज हो जाएगा, साइक्लिक कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। और ये प्रोपीन देख लीजिएगा, ये साइक्लोप्रोपेन में बदल गया है। भी आप देख पा रहे होंगे। जो एल्कीन होते हैं वो साइक्लिक कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं, चक्रीय कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं। तो एल्कीन से एल्केन बन गया है, तो ये क्रियात्मक समूह चेंज हुआ। ईन था, इन से एन बना हुआ है,
तो आप देख लीजिएगा कि इन से एन बन जाएगा। तो इस तरीके से साइक्लिक कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं। मैं एक और आपको दिखा देता हूँ। मैं दिखा क्या देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, आप बना के देखिए क्या बनेगा। ये जो लिखा हुआ है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप लोग इसको इस तरह देख सकते हैं, इनको ये इस तरह से भी देख लेंगे। अभी मैं आपके सामने ये लिख रहा हूँ, 2 लिखूँगा मैं, ये आपका टेस्ट है, समझ लीजिए। एक ये है और एक ये है। आपको बताना है कि इससे कौन सा क्रियात्मक समूह समावयवी यानी साइक्लिक एल्केन बनेगा। मैं आपको आधे मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आधे मिनट का नहीं, मैं आपको 4-5 सेकेंड ही दूंगा। चलिए देख लेते हैं, कुछ नहीं है, आप लोगों ने ज़रा सा काम किया होगा। दोनों में सेम ही बनेगा, क्योंकि 4 कार्बन से ब्यूटेन बनेगा और वो भी साइक्लिक ब्यूटेन, तो ये बन जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जी ये साइक्लोब्यूटेन है, ये देख लीजिए। दोनों का प्रोडक्ट सेम ही होगा, चाहे इस टाइप का एल्कीन हो, चाहे इस टाइप का एल्कीन हो, चाहे इसके अलावा किसी और टाइप का एल्कीन हो, सबका पार्ट जो है वो सेम टाइप से चलेगा। और सेम टाइप से चलने का मतलब ये है कि सब में साइक्लिक कंपाउंड बनेंगे और साइक्लिक कंपाउंड वही होंगे जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, उतने ही कार्बन वाले बन जाएंगे। जो मेन बात आपको देखनी है, ये क्वेश्चंस आपके फंस जाते हैं, एग्जाम में भी पूछ लेता है कि ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करने वाला एल्कीन होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको देखनी पड़ेगी। तो ऐसे एल्कीन जिनमें असममित कार्बन परमाणु होते हैं, या एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि वे एल्कीन जिनमें द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु से जुड़े परमाणु या समूह भिन्न प्रकार के होते हैं। द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु से जुड़े परमाणु या समूह कैसे होते हैं, भिन्न प्रकार के होते हैं। तो ऐसे जो एल्कीन हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में दिखाएंगे ज्यामितीय समावयवता। ये इम्पॉर्टेंट है आपका। ये आपकी एक बहुत काम की चीज़ है। तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में देख लेते हैं। तो जो द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु है, ये अगर इससे जुड़े हुए 2 समूह जुड़ेंगे, आप देख लिए द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु से 2 समूह जुड़ेंगे, एकदम सिंपल सा है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 में 2 तो द्विबंध से पूरा कर लिया आपने, भाई 4 होती है कार्बन की वैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी 4 थी, 4 में 2 तो पूरा हो गई डबल बॉन्ड से। आपके बॉन्ड खाली बचे 2, आपके बॉन्ड खाली बचे 2। तो ऐसे एल्कीन जिनमें द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु से जुड़े जो दोनों परमाणु या समूह कैसे होते हैं, भिन्न प्रकार के होते हैं, तो ऐसे एल्कीन ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखिए ये अब ये ज्यामितीय समावयवता दिखाएगा, ये नहीं दिखाएगा। ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला अब इसमें देखिए द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु से जुड़े समूह भिन्न प्रकार के नहीं हैं, सेम है।
सेम ग्रुप है, तो ये ज्यामितीय समावयवता शो नहीं करेगा। ज्यामितीय समावयवता शो करने के लिए कंडीशन ये है कि द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु से जुड़े परमाणु या समूह कैसे हों, भिन्न प्रकार के हों, तो ऐसे यौगिक जो हैं वो ज्यामितीय समावयवता यानी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित कर लेते हैं। अब मैंने बताया भी था कि जो ज्यामितीय समावयवता है वो द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु के सीमित घूर्णन के कारण होती है। सीमित घूर्णन का मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, यानी एक सीमा में ही रोटेशन होगा। अभी आप इसको जैसे रोटेट करिए, ऐसे ऐसे ये रखा हुआ, इसको आप ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे घुमाइए, ऐसे था, इसको ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे रखा हुआ था, ऐसे घुमा दीजिए, तो ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। ऐसे देखिए, मैं इधर से रख देता हूँ, ये सपोज करिए ये CH3 था, जब आप इसको ऐसे रोटेट करोगे तो ये देखिए CH3 यहाँ आ गया, जैसे अंगूठा नीचे आ गया, ये ऊपर था अंगूठा तो ये CH3 था, और अभी आप इसको ऐसे जब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कराएंगे तो ये इधर आ जाएगा। और जो एल्केन होते हैं उनमें मैंने बताया था कि फ्री रोटेशन होता है। फ्री रोटेशन इसलिए होता है कि चाहे जितना घुमाओ, ये बॉन्ड है, ये ऐसे ऐसे बॉन्ड है, सिंगल लाइन, मतलब जैसे ये सिंगल लाइन थी तो यहाँ पे कार्बन ऐसे घूम जाएगा, ऐसे ऐसे घूमता रहेगा ऐसे। लेकिन अगर डबल बॉन्ड हो जाएगा तो ये जब घूमेगा ना तो ये बॉन्ड ऐंठ जाएगा, अभी इस वजह से ऐसा है। तो अभी आप देखिएगा कि आप कैसे बनाओगे, कुछ नहीं करना है आपको, इसका रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन करवा लीजिएगा तो एक साइड में ही रोटेशन होता है। और मैंने बताया था आप लोगों को नॉमेनक्लेचर सिस्टम, तो ये सिस फार्म होगा और ये ट्रांसफार्म होगा। ऐसा नहीं है कि यही दिखा सकते हैं, इस टाइप के होंगे तब भी दिखाएंगे। इसका रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन करवाइएगा तो इस तरह बन जाएगा ये। अभी ये तो अलग अलग समूह है, लेकिन इसको अगर देखोगे तो ये वाले दोनों हाइड्रोजन तो एक साइड में है, तो ये सिस फार्म हो जाएगा आपका। और ये वाला देखिए ये ऐसे लग गए हैं तो ये ट्रांसफार्म हो गया। ये तो इस तरीके से जो है एल्कीन ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं, यानी सिस ट्रांस समावयवता भी प्रदर्शित करते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, एल्कीन बनाने की विधियां देख लेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है, वो पूछेगा नहीं कि कैसे बनते हैं, रिएक्शन पूछता है कि प्रोडक्ट पूछेगा कि किसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो बस वही बात खाली हम लोगों को देख लेनी। केवल हम लोगों को इतना देखना होता है कि जो इनके प्रोडक्ट्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं, तो वो तभी आप जान पाएंगे जब आप उसका नॉलेज जान रखते होंगे कि किस तरीके से एल्कीन का प्रिपरेशन होता है। प्रिपरेशन मीन्स आपको प्रिपरेशन लर्न नहीं करनी, आपको ये देखना है कि उसमें बनता क्या है। क्योंकि एल्कीन बनेंगे तो उसके उत्पाद, जैसे एल्कोहल से हम लोग एल्कीन बना लेते हैं, एल्कोहल से बना लेंगे तो एल्कोहल कई टाइप के होंगे, तो वहाँ पे एल्कीन कई टाइप के बनेंगे। एल्कोहल्स के टाइप के हिसाब से एल्कीन का टाइप चेंज होगा, डबल बॉन्ड कहाँ पर लगेगा, ये सारे जो नियम्स हैं उन्हीं को जानना होता है हम सबको। तो एल्कीन की बनाने की विधि हम लोग देखते हैं। तो बनाने की विधियों में आपको ये नहीं पढ़ना है कि कैसे बनेंगे, ये तो आप केवल ये देखना है कि होता क्या है, और वो यहाँ से पार्ट पूरा होगा हम लोग देखेंगे एल्कोहल से। एल्कोहल से
अगर आप देखोगे तो कुछ कॉमन सी बात है, उसको हम लोग देख लेंगे। तो एल्कोहलों का निर्जलीकरण कराने पर, किसका? एल्कोहलों का। एल्कोहलों का निर्जलीकरण कराने पर एल्कीन बनते हैं। अब निर्जली कारक के रूप में देख लेंगे कि इसको ले सकते हैं हम लोग। निर्जली कारक हमारा सबसे अच्छा निर्जली कारक जो कॉमन है वो H2SO4 है। H2SO4 निर्जली कारक होता है, तो सांद्र H2SO4 होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 हो जाएगा। सांद्र फास्फोरिक अम्ल ले सकते हैं, H3PO4 या आर्थोफास्फोरिक अम्ल है, या फिर एनहाइड्रस Al2O3 ले सकते हैं। मतलब मैं आपको बता भी देता हूँ, ये निर्जल एल्यूमिना है। ये ले सकते हो, ये निर्जली कारक है। तो आपको देखना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको जो जानना है उसको देखना है। देखिए मैंने आपको बता दिया कि जो एल्कोहलों का निर्जलीकरण है, तो एल्कोहलों का निर्जलीकरण कराने पर एल्कीन बनते हैं। जब भी आप एल्कोहलों का निर्जलीकरण कराओगे तो एल्कीन बन जाएंगे। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि निर्जलीकरण कराने के लिए आपको निर्जली कारक की आवश्यकता पड़ती है। निर्जली कारक वे होते हैं जो जल के अणुओं को खींच लेते हैं। निर्जली कारक वे होते हैं जो जल के अणुओं को क्या करते हैं? खींच लेते हैं। तो जल के अणुओं को खींच लेने वाले जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? निर्जली कारक। तो यहाँ क्या होगा कि एल्कोहल से जल निकालते हैं ये, जैसे कंसनट्रेटेड H2SO4 है, या कंसनट्रेटेड फास्फोरिक एसिड है, या निर्जल एल्यूमिना है। ये वो जो आप लोगों ने मतलब सुना भी होगा, आप लोग तो जानते भी होंगे, तो वो नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बता भी देता हूँ कि चूँकि सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रबल निर्जली कारक है, मतलब ये बहुत अच्छा निर्जली कारक होता है, और इसी वजह से जो वो एसिड अटैक्स होते हैं उनमें जो त्वचा है वो जल जाती है। तो जलने का कारण क्या है कि हमारे जो बॉडी है वो सब वाटर सिस्टम पे काम करती है, यानी हमारा शरीर में जितना भी क्रियाकलाप है वो जलीय माध्यम में होता है। तो जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया जाता है, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करता है कि पानी एब्जॉर्ब कर लेता है बॉडी से, यानी त्वचा से, या एक तरीके से कह सकते हैं मांस से जल को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो पानी जब एब्जॉर्ब हो जाता है, कोशिकाओं का पानी निकल जाता है, तो कोशिकाएं डेड हो जाती हैं, जल जाती हैं। जैसे आप आग लग जाती है तो बॉडी में पानी वो लूज होता है वो कोशिकाओं से, और कोशिकाएं डेड हो जाती हैं। उसी तरीके से सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करता है? कोशिकाओं के अंदर से पानी निकाल लेता है, यानी कोशिकाओं को निर्जलीकृत कर देता है, और जिसके कारण जो मांस है वो मतलब जल जाता है, घाव होने लगते हैं, और बड़े बड़े से घाव हो जाएंगे। जब तक निर्जलीकरण का जब तक ये सांद्र वाला तनु नहीं हो जाएगा तब तक ये निर्जलीकरण करता रहता है, इस वजह से ऐसा हो जाता है। खैर ये मैंने इसलिए बता दिया कि ये क्वेश्चंस बनते हैं, ये क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल से भी क्वेश्चन बनता है कि जो एसिड अटैक्स होते हैं उन पे किस वजह से त्वचा जल जाती है। तो निर्जलीकरण की वजह से त्वचा जल जाती है, वहाँ पे निर्जलीकरण होता है। अब जो एल्कोहलों का निर्जलीकरण है वो ताप पर निर्भर है। ध्यान, बहुत काम की छोटी छोटी बातें जानेंगे। एल्कोहलों का निर्जलीकरण किस पर निर्भर करता है?
एल्कोहलों का निर्जलीकरण सिंपल जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ताप पर निर्भर करेगा, और ताप पर निर्भर करने के कारण ही आपको कम ताप पर, ऐसे मतलब मैं आपको एक जनरल बात बता देता हूँ, थोड़ा सा ऐसे कुछ नहीं है, मतलब ये कोई प्रमाणिक बात नहीं है, लेकिन आप ऐसे ही ध्यान दोगे कि कम ताप पर जो है, जब भी ताप को कम रखोगे, 1 मिनट होल्ड करिएगा। हेलो, नमस्ते भी। हाँ, 10 मिनट बाद अभी क्लास ले रहे थे तो अभी फ़ोन कर रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको। ठीक। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। एल्कोहलों का निर्जलीकरण अगर ताप पर निर्भर करता है, और अगर कम ताप है तो कम ताप पर कॉमनली ईथर बन जाते हैं, और अगर ताप अधिक है तो फिर एल्कीन बनते हैं। अब इसका एक फॉर्मेट मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। जैसे आपने एथेनॉल लिया है, और अगर इसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो फिर ईथर बनेगा। इसमें 2 अणुओं से H2O निकलता है, और इसी जगह पर अगर हम लोग सांद्र H2SO4 के साथ 160 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर जाएंगे तो फिर ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी C2H4 बन जाएगा और H2O निकल जाएगा। तो ये देखिए टेम्परेचर का फॉर्मेट है, हमेशा कम ताप पे ईथर बनते हैं, और ज़्यादा ताप अगर आप रखते हैं तो ज़्यादा ताप पर एल्कीन बनते हैं, यानी कम ताप पर ईथर बनेंगे, ज़्यादा ताप पर एल्कीन बनेंगे। और यहीं पर जो निर्जलीकरण की क्रिया होगी उसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि मैं आपको टेम्परेचर मैंने आपको डिग्री सेल्सियस में लिखा है, वो दोनों फॉर्मेट का इस्तेमाल करता है, यानी जो एग्ज़ाम पार्ट होगा उसमें 2 फॉर्मेट का इस्तेमाल होगा, डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन का। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 160 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर जब केल्विन बनाएंगे तो केल्विन में क्या होगा कि 160 प्लस 273 केल्विन हो जाएगा, और से 170 प्लस 273 केल्विन हो जाएगा। इस तरीके से आप समझ गए होंगे। ये 433 केल्विन हो जाएगा और ये 443 केल्विन हो जाएगा। एथेनॉल वाला दिखाई दिया है, मैं आपको जो काम की बात है वहीं पे ले चलता हूँ।
अगर इसका निर्जलीकरण करवाते हैं तो निर्जलीकरण की क्रिया सेट जेफ के नियमानुसार होती है। जल निकलेगा तो यहाँ से आप OH लेंगे, बगल से आप H ले लेंगे, भाई H2O निकालना है। और H2O के केस में मैंने आपको बताया है कि ये HOH होता है। H2O क्या होता है? HOH होता है। तो अभी आपको H2O निकालना है, ज़्यादा कोई काम नहीं है आपको करना है। ये तो ये आपका हो गया OH। आप देखिए यहाँ से ले लो H, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया। और जैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ ये आपको सिंपली दिखने से ऐसा लगेगा कि ये बनेगा। आपको जब आप सिंपली इसको देखोगे तो आपको लगेगा कि ये बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। सिंपली देखने पर आपको ये लगता है, लेकिन वास्तव में इसका मुख्य उत्पाद ये नहीं होगा, क्योंकि सेट जेफ ने बताया था कि निर्जलीकरण की क्रिया में वो एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है या वह एल्कीन मुख्य उत्पाद होती है जो अधिक स्थायी होती है। और अधिक स्थायी वो एल्कीन होगी, मतलब मैं आपको ज़्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा, मैं केवल इतना बताऊंगा कि जिसमें डबल बॉन्ड बीच में लगा हो। मतलब अगर किनारे साइड में डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो वो एल्कीन कम स्थायी होगी, और अगर उसी बॉन्ड को बीच में शिफ्ट कर लेते हैं हम लोग तो वो एल्कीन ज़्यादा स्थायी हो जाएगी। यानी इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये वाली एल्कीन ज़्यादा स्थायी होगी, ये तो ये मुख्य उत्पाद होगा, ये नहीं होगा। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये मुख्य उत्पाद है इसका, ये मुख्य उत्पाद बनेगा, वो नहीं बनेगा। तो आपको क्वेश्चन यहीं फंसेगा, जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहीं पे फंसते हैं कि इसमें क्या होगा। तो मैं आपको रेगुलरली दिखा रहा हूँ कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपका मुख्य उत्पाद वो होगा जिसमें बॉन्ड बीच में शिफ्ट किया गया हो। किनारे वाले में, शिफ्ट वाले में वो मुख्य उत्पाद नहीं होगा। वास्तव में स्थायी एल्कीन वो एल्कीन होती है जिसमें द्विबंध उस कार्बन परमाणु से लगा हो जिससे एल्किल समूहों की संख्या ज़्यादा जुड़ी होती है। यानी ज़्यादा एल्किल समूह जुड़े होंगे तो ऐसी स्थिति में वो एल्कीन क्या होगी? ज़्यादा स्थायी होगी। तो यहीं पे मैं आपको बता रहा था ये मुख्य उत्पाद बनेगा, आप देख लीजिएगा। मतलब जो मुख्य उत्पाद है उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मुख्य उत्पाद क्या बनेगा। बाकी ये क्रिया मैंने आपको बता दिया है कि ये सारे रिएक्शंस जो हैं वो निर्जल एल्यूमिना की उपस्थिति में हो जाएंगे। इसकी जगह पे H2SO4 लिखा नहीं था हमने, मैं लिख देता हूँ आपको। ये सांद्र H2SO4 है, इसकी जगह में आप Al2O3 ले सकते हैं, निर्जल रहेगा। मेनली सिर्फ इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, निर्जल एल्यूमिना रहेगा। या फास्फोरिक अम्ल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और इस तरीके से ये सारे रिएक्शन बाकी ऐसे ही हो जाएंगे। दूसरा जो हमारे पास है वो मोनोहैलोएल्केन से बनाने की प्रोसेस होती है। तो मोनोहैलोएल्केन से कैसे बनेगी मैं आपको बता चुका हूँ, मैं आपको थोड़ा सा ही बताऊँगा और तुरंत ही आप जान जाएंगे। डिहाइड्रोहैलोजनीकरण मैंने बताया था, वही है। मोनोहैलोएल्केन से बनाना है। अभी मोनोहैलोएल्केन में कुछ नहीं है, देखिए ये होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। और जैसे ही इसको एल्कोहलिक KOH, जली मत लीजिएगा, बस इतना ध्यान देना है, के साथ गर्म करोगे तो यहाँ से ये HX निकाल लेगा ऐसे, तो ये X बगल से H निकल जाएगा और ऐसी स्थिति में ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा और ये HX जो है साथ में बन जाएगा। नियम वही लागू होगा जो एल्कोहल पे लागू होता था।
इसका अगर इसको KOH एल्कोहलिक लोगे तो मैंने बता दिया है कि आपका HX निकलता है, HX निकल जाएगा। इसमें तो कुछ नहीं, यहाँ से X ले लेंगे, बगल से H ले लेंगे, तो ये इस तरह बन जाएगा। इसमें आपके सामने समस्या आ जाएगी, तो वही अल्कोहल वाला पार्ट मैंने आपको बताया कि यहाँ से आपको दिखने से लगेगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, इस तरीके से बनता भी है ये, लेकिन इसकी जो प्राप्ति है वो बहुत कम होती है, या ऐसा लगेगा आपको ये बन जाएगा, लेकिन ये इसका मुख्य उत्पाद होगा नहीं। इसकी जगह पे जो मुख्य उत्पाद इसका बनेगा वो ये होगा, जो स्थायी एल्कीन होती है वो बनती है ये, तो ये मुख्य उत्पाद होगा, ये सह उत्पाद बनेगा। और इसकी जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है, मतलब इसकी जो एल्डिंग होगी आपकी, जो इसकी जो प्राप्ति है वो कम होगी, और ये वाला मुख्य उत्पाद बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है, आप यहीं फंसोगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो मुख्य उत्पाद बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो मोनोहैलो एल्केन है उनको आपको यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, रेगुलरली आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपने कहीं ये लिया है और वो KOH जली बोल देगा, मतलब ये AQ जब भी लिखा मिलेगा तो AQ ये जलीय विलयन के लिए होता है, एक्वस सॉल्यूशन के लिए होता है। और अगर ऐसा कर देगा तो आपके सामने ये दुविधा, ये दोनों बातें आपको रेगुलरली ध्यान रखना है, दुविधा में फंस जाओगे आप। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ये कंडीशंस आपके सामने रखता है वो, तो ऐसी कंडीशंस में आपको करना क्या है कि एल्कोहल बना लेना है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप एल्कोहलिक KOH लेंगे तो एल्कीन बनेंगे, और अगर जलीय KOH लेंगे तो फिर एल्कोहल बनेंगे। ये आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। ये अब इसमें ये एल्कोहल बन जाएगा, ये दोनों रिएक्शंस, ये दोनों पार्ट आपको बहुत आसानी से देखने पड़ेंगे कि अगर आप एल्कोहलिक KOH लोगे तो एल्कोहलिक KOH लेने पर एल्कीन बन जाएंगे, और उसी जगह पर अगर आपने जलीय KOH लिया है तो फिर एल्कोहल बन जाएंगे। तो ये आप ध्यान रखना कि जब भी आपके सामने वो रिएक्शन लिख के देगा तो उसका उत्पाद क्या बनेगा वो डिपेंड करेगा कि KOH आपने कैसा लिया है। ठीक है, तो अभी आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे, और कल फिर हम लोग आगे की क्लास को बढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि 2-3 दिनों के बाद ये ऑर्गेनिक का जितना एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का पार्ट है वो ख़त्म कर लेंगे हम लोग, और उसके बाद हम लोग मेजर चैप्टर की ओर लौट चलेंगे, यानी वहाँ पर हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से, तो उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर कल मिलेंगे।